वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। पिछली क्लास में हमने जो है वो संविधान सभा के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो है वो प्राप्त की थी और आपके बहुत सारे कमेंट्स के थ्रू ये भी पता चला है कि आप लोग जो हैं वो लगातार उन वीडियोस को देख रहे हो। आने वाले एग्जाम्स में जो है काफ़ी डाटा जो है वो वहाँ से जो ज़रूर आएगा, तो लगातार अपनी कोशिश यही रखिए कि वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखते रहे और जितनी भी जानकारी है उनका ज़्यादा से ज़्यादा करके फ़ायदा उठाए। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है संविधान की विशेषताएं। हमारे भारतीय संविधान के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त दिया गया है उन सभी के बारे में आज जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं संविधान की विशेषताओं को लेकर। विशेषताएं, तो संविधान की सबसे पहली जो विशेषता मैं आपको बताने वाला हूं वो है हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान। वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं, अगर वन बाय वन हम बात करें या लिखें तो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहली जो विशेषता है हमारी संविधान की वो है लिखित संविधान। लिखित संविधान। सेकंड जो विशेषता हो सकती है हमारे संविधान की वो ये है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दो विशेषताएं। उसके अलावा हमारे संविधान ने हमें जो है मौलिक अधिकार भी प्रोवाइड करवाए हैं। ये भी हमारे संविधान के अंतर्गत दिए हुए हैं, ये भी हमारे संविधान की विशेषताओं में ही आएंगे। और चौथा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये भी संविधान की विशेषताएं हैं। और उसके अलावा नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी हम संविधान की विशेषताओं में शामिल करते हैं। और उसके अलावा हमारे संविधान की संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था जो है ये भी हमारे संविधान की विशेषताओं में ही आती है। और उसके अलावा हमारे संविधान के अंतर्गत हमें दी गई संसदीय शासन प्रणाली के बारे में आज हम जो हैं वो जानेंगे। शासन प्रणाली। और उसके अलावा आठवीं जो विशेषता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है हमारे संविधान की सर्वोच्चता। हम वन बाय वन जो है इन सब पर बात करने वाले हैं। संविधान की सर्वोच्चता। तो पहले आप ये 8 जो हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम जो है वो उसके बाद आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो अभी हमने 8 विशेषताएं पढ़ ली। संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक व्यवस्था, न जाने 8 जो विशेषताएं वो हमने पूरी कर ली। अब हम बात करेंगे हमारी आगे की विशेषताओं पर। आगे की जो विशेषता है उनमें से सबसे 9वीं जो विशेषता है वो ये है हमारे यहाँ स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका है। स्वतंत्र तथा एकीकृत न्यायपालिका ये भी हम हमारे संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उसके अलावा 10वीं विशेषताओं के अंदर हम बात करें तो हमारा संविधान नम्य व अनम्य का मिश्रण है। जिस तरह हम बोल देते हैं हमारा संविधान जो है वो कठोर और लचीला है, उसी को ही हम नम्य और अनम्य के रूप में पढ़ेंगे। और उसके अलावा हमारे संविधान में पंचायती राज या आप कह दो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्था। और उसके अलावा हमारे संविधान ने हमें एकल नागरिकता का प्रावधान दिया है। एकल नागरिकता, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और बात करते हैं एकल नागरिकता, संघात्मक व्यवस्था, फेडरलिज्म, उसको भी हम पढ़ लेंगे। संघात्मक व्यवस्था। और बात करें तो हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी हमारे संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत ही आता है। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष जो है बाद चुनाव होते हैं और उन चुनावों में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे फिर वो महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो,
चाहे जो है थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, अगर उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की है तो वो हमारे यहाँ मतदान जो है वो दे सकता है। तो यही है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इस पर भी हम बात जो है वो आज करने वाले हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं सभी के बारे में। चलिए, सबसे पहली जो विशेषता हमने लिखी थी वो थी हमारे संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली थी लिखित संविधान। तो पहली जो विशेषता है वो है लिखित संविधान। इस पर हम बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित कैटेगरी का और एक अलिखित कैटेगरी का। लिखित कैटेगरी के अंदर जो है कई संविधान हैं, जैसे अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान और भारत का संविधान। वहीं अलिखित कैटेगरी के अंदर जो है इंग्लैंड का या फिर ब्रिटेन का संविधान। तो दो कैटेगरीज है, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। और हमारा संविधान किस कैटेगरी में आता है? लिखित संविधान की कैटेगरीज में आता है। पहली विशेषता ये। और पिछली क्लास में हमने ये भी बात कर ली थी कि हमारे संविधान को लिखा किसने था, तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो लिखित संविधान। और अलिखित संविधान जैसे इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड, यहीं से एक मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कई बुक्स में जो है इंग्लैंड लिखा होता है और कई बार इसी के स्थान पर ब्रिटेन लिखा होता है और कई बार यहीं एक और शब्द होता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगर आपको इन तीनों का अंतर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है इन तीनों के बारे में जो भी आपके पास जानकारी है वो जरूर लिखें। चलिए, तो अलिखित संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड से लिया गया था, सॉरी इंग्लैंड में अलिखित संविधान है। और बाकी जो देश हैं जैसे यूएसए, कनाडा और हमारा भारत, यहाँ जो है संविधान को बाकायदा लिखा गया है। पहली विशेषता ये थी। सेकंड, हमने बात की थी कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अभी हमने बात की दो कैटेगरी है संविधानों की। पहली कैटेगरी के अंतर्गत, लिखित कैटेगरी के अंतर्गत दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका माना जाता है? भारत का माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे वृहद संविधान भारत का है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान, जी हाँ, ये है अमेरिका का। अमेरिका जैसे देश में मात्र यहाँ के 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका जैसे इतने बड़े देश के संविधान के अंदर मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं। और वहीं मैं अगर बात करूं भारत की, तो भारत के संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद है। तो देखिए कितना बड़ा फर्क है, वहाँ केवल 7 और यहाँ लगभग 400 के करीब। और ये 395 तो मूल संविधान में थे। आज की तारीख में अगर अनुच्छेदों की काउंटिंग करोगे तो 465 से भी ऊपर निकल जाएगी। तो लगभग 450 से ऊपर जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद हैं। चलिए, ये चीज़ क्लियर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, हमारे संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, चलो मान लिया। अब ये बात कही किसने? देखिए, आपके या मेरे कहने से तो ये बात साबित होने वाली है नहीं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कहने के तो हम हर देश का नागरिक जो है वो ये भी कहता है कि हमारा देश महान है, लेकिन एक्चुअल पहलुओं पर, ग्राउंड लेवल पर वो बात कितनी सच्चाई है उसको भी देखा जाता है। तो ऐसी ही बात करते हैं साहब, एक शख्सियत है, एक संविधान के विशेषज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जिनका नाम है सर आइवर जेनिंग्स। ध्यान से सुनना, सर आइवर जेनिंग्स। अब इनका यहाँ क्या रोल है? तो सर आइवर जेनिंग्स ने जो है वो सबसे पहली बार ये बताया था कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जी हाँ, सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा ये चीज़ कही गई थी और उन्हीं के ही इस स्टेटमेंट को, उन्हीं के ही इस कथन को हम दोहरा रहे हैं। आइवर जेनिंग्स वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये कहा था। दूसरी विशेषता भी क्लियर, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरी विशेषता पर हम बात करते हैं।
तीसरी विशेषता जो है वो हमने लिखी थी मेरे ख्याल से मौलिक अधिकार। चेक कर लेना, बाकी आप 1 बाय 1 सारी कर लेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं सब इसको। तो हमारे भारतीय संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को यहाँ तक कि विदेशियों को भी हमारे संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, और उनमें से एक कॉन्सेप्ट है हमारा मौलिक अधिकार का। तो ध्यान से सुनना, संविधान के 22 भागों में से एक है भाग संख्या 3। उस भाग संख्या 3 की हेडिंग है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और भाग संख्या 3 के अंदर अनुच्छेद, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 12 से लेकर 35 तक के बीच में सारे के सारे मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। यहां तक क्लियर? आगे बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रारंभ में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, ये भी प्रश्न कई बार बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसको हम बोलते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। यह प्रश्न बहुत बार आता है। मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या मानी जाती है 7। और आज की तारीख में, वर्तमान में, तो वर्तमान के अगर हम संविधान की बात करें, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर हो गई है मात्र 6। तो ध्यान से सुनना, पहले 7 थे, अब 6 हो गए। चलिए 7 से 6 इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे संविधान में कहीं भी कोई फेरबदल करना होता है, हमारे संविधान में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना होता है तो उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, और उस प्रक्रिया का नाम है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जी हाँ, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। और जितनी बार भी आप संविधान संशोधन करते हो, उन संविधान संशोधनों को काउंट किया जाता है बाकायदा, और उसी संविधान संशोधन के नंबर को जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है रेफरेंस देकर। जैसे कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई। ठीक, अगर आपको ये आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, बाकी जो मौलिक अधिकार कौन से हैं, 7 कौन से थे, 6 कौन से थे, ये हम डिटेल से जो नेक्स्ट क्लासेज में हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चौथी विशेषता पर, वो है हमारा नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी बोल देते हैं शॉर्ट में इसको, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। हालांकि हम जब संविधान के स्रोत पढ़ेंगे तब हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ लेंगे। आयरलैंड के संविधान से हमने ये जो अवधारणा है डीपीएसपी की ये उठाई है। चलिए, ये है क्या, तो ध्यान से सुनना, हमारे भारतीय संविधान के टोटल 22 भाग हैं, और उन 22 भागों में से एक है भाग संख्या 4। भाग संख्या 4, और भाग संख्या 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में, 36 से लेकर 51 तक में इन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। ठीक, अब इनका काम क्या है, ध्यान से सुनना, राज्य के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, हमारी सरकार के ऊपर, राज्यों के ऊपर, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने देश के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं बिठानी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं अपनी जनता को, अपने नागरिकों को देनी चाहिए, उन सब का कच्चा चिट्ठा आपको यही मिलेगा नीति निर्देशक तत्वों में। ये राज्य के कर्तव्य हैं। वो बात अलग है कि कोर्ट जो है वो इनको लागू नहीं करवा सकता, उन पर भी हम बात करेंगे डिटेल से, वो आगे की क्लासेस में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व चलिए,
पांचवी विशेषताओं पर हम बात करते हैं। पांचवी विशेषता है हमारी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मेरे ख्याल से हमने ये रूस से लिया था, या उस समय सोवियत संघ पुकारा करते थे इसको। मौलिक कर्तव्य पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल संविधान की। ध्यान से सुनना, हमारे संविधान ने हमारे लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए जो है कुछ देश के प्रति कर्तव्य जो है वो लिख रखे हैं, बता रखे हैं, और उनका पालन जो है वो हर देश के नागरिक को करना चाहिए। उन्हीं का जो सम्मिलित रूप जो है वो मौलिक कर्तव्य के रूप में दिखलाई पड़ता है हमारे संविधान में। तो चलिए बात करते हैं इसी के संदर्भ में। तो मित्रों, हुआ क्या था, मैं बात कर रहा हूँ मूल संविधान की। मूल संविधान के अंदर जो है वो मौलिक कर्तव्यों जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। अब 1975 की बात है, 1975 की बात है। इंदिरा गांधी की सरकार थी मेरे ख्याल से। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, एक समिति, एक कमेटी गठित की। 10 सदस्यों की एक कमेटी थी, और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया सरदार स्वर्ण सिंह को। ध्यान से सुनना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से हम इसे पुकारते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1975 में यह समिति बनी, और इसी समिति की सिफारिशों पर, ध्यान से सुनना, इसी समिति की सिफारिशों पर हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, और वो कॉन्सेप्ट था मौलिक कर्तव्यों का। ठीक, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय संविधान में कुछ भी जोड़ने के लिए या हटाने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ता है। तो ऐसा ही एक संशोधन हुआ, और वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 1976 में। और इसी संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में एक बिल्कुल नया चैप्टर जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों के नाम से। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, और उस भाग का नाम है 4 क। याद रख लेना, संविधान के अंदर एक बिल्कुल नया भाग जोड़ा गया 4 क। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, याद रख लेना, ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, उसका मीनिंग अलग है। वो भी हम बात करेंगे कि ब्रैकेट लगाने पर क्या मीनिंग बन जाता है और हटाने पर क्या बनेगा। 4 क, इस भाग के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ा। ध्यान से सुनना, केवल एक ही अनुच्छेद था, ये एक ही अनुच्छेद था, और उस अनुच्छेद का नाम है 51 क। यहाँ एग्जामिनर जो है वो आपको ऑप्शन में घुमा देता है, यहाँ वो 51 क दे देगा या फिर 51 ब्रैकेट क दे देगा। ये ऑप्शन गलत माना जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा, इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 क भाग जोड़ा गया और एक ही अनुच्छेद जोड़ा गया 51 क। इस 51 क अनुच्छेद के अंतर्गत, ध्यान से सुनना, टोटल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य। और अगर मैं बात करूं आज की तारीख की, वर्तमान की, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर हो गई है 11। जी हाँ, आज कितने हो गए? 11 होंगे। यानी कि एक मौलिक कर्तव्य 1976 के बाद भी जोड़ा गया था। और मैंने आपको बताया, अगर ये प्रक्रिया हुई है तो इसके लिए भी संविधान में संशोधन हुआ होगा। और वो संशोधन कौन सा है? ध्यान से सुनना, वो संशोधन है आपका 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 2002 में। और 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में ये शामिल किया गया कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष, ध्यान से सुनना, प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के माता पिता या उनके गार्जियन का ये कर्तव्य होगा कि वो उन बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ये हम जैसे लोगों का या जो इन बच्चों के गार्जियन हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो उनके शिक्षा के अधिकार की रक्षा करें। तो ये सारी बातें मौलिक अधिकारों के संबंध में है। यहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न जो है वो बन जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो ये कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कितनी है सब?
11। वेरी गुड। और फिर सेकंड प्रश्न ये बनता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? कितनी? 10। 10 नहीं, ध्यान से सुनिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? नहीं थे। तो जब मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं तो 10 की संख्या कैसे आएगी? ध्यान से सुनना, ये प्रश्न आया हुआ है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 0 थी, बाद में जोड़े गए। तो प्रश्न की लैंग्वेज डिसाइड करेगी प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ये याद रख लेना। ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट मौलिक कर्तव्यों को लेकर। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली विशेषता पर। अगली विशेषता पर हम बात करते हैं। अगली विशेषता काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्चुअल बातें, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, समझ लेना आप। संघात्मक व्यवस्था या संघात्मक शासन प्रणाली के रूप में भी हम इसको जानते हैं। संघात्मक व्यवस्था होती क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है, उस पर हम बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना, पूरे विश्व भर में शासन की या प्रणाली जो है वो दो प्रकार की है। एक संघात्मक शासन प्रणाली और एक है एकात्मक शासन प्रणाली। एक है संघात्मक और एक इसी का ही विपरीत जो है वो है एकात्मक शासन प्रणाली। कि देश का शासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, उन प्रतिनिधियों को किन माध्यम से चुना जाएगा, उस प्रकार की प्रणाली को संघात्मक और एकात्मक नाम दिया गया है। क्लियर? ध्यान से सुनना, संघात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत जो है वो मानी जाती है अमेरिका से। संघात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत या जनक जो है वो अमेरिका है। अमेरिका ने जो जो व्यवस्थाएं अपने देश में अपना रखी है वही जो है वो इसकी विशेषता बन चुकी है वर्तमान में। और एकात्मक शासन प्रणाली का जो जन्मदाता है वो है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड है। क्लियर? दोनों में क्या फर्क है उन सभी पर हम जो है वो बात करने वाले। इसको थोड़ा सा मैं सेट करके लिख देता हूँ। ये संघात्मक और ये एकात्मक। चलिए दोनों को मैं कंपैरिजन करके पढ़ा देता हूँ ताकि आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, संघात्मक के अंदर उस देश का प्रधान या मुखिया, इसमें क्या अंतर है? तो ध्यान से सुनना, अगर किसी देश में संघात्मक व्यवस्था है तो उस देश का प्रधान या उस देश का जो हेड है उसके पास एक्चुअल में पावर होगी, उसके पास वास्तविक शक्तियां होंगी जिनका प्रयोग वो करेगा। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास वास्तविक रूप से पावर होती है जिनका प्रयोग वो करता है। और वहीं एकात्मक शासन प्रणाली में वहाँ का प्रधान जो है उसके पास कोई भी पावर नहीं होती रियल में। तो इसीलिए उस व्यक्ति को केवल नाम मात्र का प्रधान कहते हैं, या फिर इसको हम बोल लेते हैं नाम मात्र की शक्तियां हैं। जैसे इंग्लैंड के जो प्रधान हैं वो वहाँ के सम्राट राजा हैं या रानी बनती है। वर्तमान में इंग्लैंड की प्रधान वहाँ की महारानी है और वहाँ जो है वो केवल उनके पास नाम मात्र की पावर है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं संघात्मक व्यवस्था की और क्या क्या विशेषता है। संघात्मक व्यवस्था की और सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यवस्था है वो ये देखो, संघात्मक व्यवस्था बनती कैसे। विश्व में संघात्मक व्यवस्था जो है वो दो तरीके से बनती है। मैं आपको वो दोनों ही तरीके जो बता देता हूं। संघात्मक या फेडरल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेडरल। फेडरल जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समझौता। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समझौता, टाइप। तो देखो हुआ क्या था, अमेरिका के अंदर क्या हुआ था। अमेरिका के अंदर ध्यान से सुना, स्टार्टिंग में जब अमेरिका का निर्माण हो रहा था तब अमेरिका के छोटे छोटे जो भी राज्य थे, जो भी स्टेट थे, उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने यहाँ का शासन जो है वो अच्छी प्रकार से चला सके।
या फिर अगर किसी बाहर की तरफ से कोई आक्रमण होता है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ऐसी कोई भी पावर जो है वो उनके पास नहीं थी, या फिर इनके पास उद्योग धंधों को चलाने के रिसोर्सेज नहीं थे। तब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, इन छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर एक गठबंधन कर लिया, एक समझौता कर लिया, और उसी समझौते के तहत एक देश का निर्माण हुआ, वो था अमेरिका। तो अमेरिका कुछ ऐसे बना है। क्लियर। सेकंड, दूसरे में देश की बात कर रहा हूं, वो है कनाडा। विश्व का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा देश है कनाडा। अब कनाडा इतना भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो अपना प्रशासन यहाँ कायम करना चाहती है तब उसको काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि भौगोलिक दूरी इतनी ज़्यादा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, अब ऐसी कंडीशन में इस कनाडा ने अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया, केवल प्रशासन की दृष्टि से, रियल में नहीं, केवल प्रशासन की दृष्टि से। और इनके प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ कंट्रोल करने लगे, शासन चलाने लगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिलकर जो है वो यहाँ कंट्रोल करने लगे। तो इस प्रकार से दो तरह से शासन व्यवस्थाएं बनी हैं विश्व में, पहली अमेरिका में और दूसरी कनाडा में। अब मैंने आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है कि हमारे देश में जो संघात्मक व्यवस्था है, हमारे संविधान की जो संघात्मक व्यवस्था है, वो हमने कहाँ से ली, अमेरिका से या कनाडा से। तब हम इसका आंसर क्या देते हैं, कनाडा। ठीक है। और आपको पता भी है कि हमारा देश जो है वो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर नहीं बना, हमारे देश ने अपने आप को राज्यों में डिवाइड कर रखा है। उल्टा कॉन्सेप्ट है जैसे कनाडा में है। उसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं जो हमारे संविधान में और अमेरिका के संविधान में मैच नहीं करती है, उन सब पर भी हम बात करने वाले हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं संघात्मक और एकात्मक के बारे में बता रहा था। तो मैंने आपको बताया संघात्मक और एकात्मक की विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है वो ये कि अगर किसी देश का संविधान संघात्मक है तो वहाँ सबसे पहला कॉन्सेप्ट विशेषता यही होगी कि वहाँ का संविधान लिखित संविधान होगा। कैसा होगा, लिखित संविधान। अगर किसी देश में लिखित संविधान है तो जरूरी है कि वहाँ का संविधान कैसा होगा, संघात्मक होगा। दूसरी तरफ हम एकात्मक की बात करते हैं, यूनियनिज्म की बात करते हैं, एकात्मक की बात करते हैं। तो एकात्मक के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ संविधान कैसा, अलिखित, अलिखित संविधान। क्लियर। चलिए, और मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के अंतर्गत कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है। सेकंड हम बात करते हैं संघात्मक व्यवस्था में। सेकंड ये है कि वहां का संविधान जो है वो सर्वोच्च होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी साहब इसमें। मतलब न तो वहाँ की जो सरकार है वो ज़्यादा पावर होगी, न ही वहाँ की गवर्नमेंट जो है या फिर वहाँ की न्यायपालिका है वो पावरफुल होगी। सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा अगर किसी देश में, उस देश में, तो वो संविधान होगा। क्लियर। और यहाँ बात करें तो यहाँ संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी, यहाँ सर्वोच्चता होगी वहाँ की संसद की, संसद की सर्वोच्चता। क्योंकि कोई लिखित में संविधान तो है नहीं, संसद ने जो कानून बना दिया वही संविधान है, ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है इंग्लैंड में। सेकंड ये हो गया। तीसरा संघात्मक व्यवस्था है, तो संघात्मक व्यवस्था में केंद्र भी होंगे और केंद्र के साथ साथ राज्यों का अस्तित्व भी होगा, है ना, तभी संघात्मक बनेगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही होगी। और दूसरी तरफ एकात्मक में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, वहाँ एक ही देश होता है और एक देश के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे शहर होते हैं। यह है एकात्मक व्यवस्था का कॉन्सेप्ट। चलिए और बात करते हैं। तो इसमें राज्यों जैसी कोई संस्थाएं होती ही नहीं।
चौथी कॉन्सेप्ट याद रख लेना, ये विशेषताएं देखकर आपसे जो है वो आंसर पूछेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ दोहरी नागरिकता होगी, दोहरी नागरिकता होगी। कैसे? दोहरी नागरिकता से हमारा तात्पर्य ये है कि जैसे अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता भी है। दोहरी नागरिकता में एक नागरिकता वहाँ के सेंटर की, संघ की, और दूसरी नागरिकता उस राज्य की जिस राज्य में वो व्यक्ति रह रहा है, तो उसे 2 सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ एकात्मक में राज्यों जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो वहाँ नागरिकता कैसी होगी? केवल एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए 5वीं बात करते हैं। 5वां कॉन्सेप्ट है यहां संघीय न्यायपालिका होगी, संघीय व स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। न्यायपालिका होगी। संघीय न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने वाली चीज है, ध्यान से सुनना। संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत जो फेडरल कोर्ट होगा, वो फेडरल कोर्ट केवल और केवल सेंटर के ही मामलों को देखेगा, केवल केंद्र के ही मामलों की जांच कर सकेगा। राज्यों के मामलों की जांच संघीय न्यायालय कभी भी नहीं कर पाएगा। ये संघीय न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है। राज्यों के अंतर्गत जांच करने के लिए, उन मुकदमों की जांच करने के लिए, निर्णय देने के लिए वहाँ के प्रथम जो हैं अलग अलग स्टेट कोर्ट होते हैं, राज्यों के कोर्ट होते हैं, और वहीं जो है सब कुछ करते हैं। इन दोनों का आपस में कभी भी इंटरेक्शन नहीं होता। यानी कि अगर किसी राज्य के हाई कोर्ट ने या किसी राज्य के स्टेट कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुना दिया, तो वो उसका अंतिम निर्णय माना जाएगा। उसके निर्णय के खिलाफ अपील सेंटर के कोर्ट में, फेडरल कोर्ट में नहीं हो पाएगी। ये भी याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो है, यहाँ न्यायपालिका की एकीकृत व्यवस्था होती है, एकात्मक में एकीकृत व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत सबसे लास्ट स्तर पर लोअर कोर्ट, और फिर स्टेट के अंतर्गत अपने आते हैं हाई कोर्ट्स, और फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार निचले वाले कोर्ट के खिलाफ ऊपर सुनवाई हो सकती है, और ऊपर वाले कोर्ट के खिलाफ जो है वो सबसे शीर्षस्थ कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो एकीकृत न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए और देख लेते हैं। छठा है संविधान की जटिलता, या जटिल संविधान लिख लो, जटिल संविधान। ठीक, इसको अनम्य बोल देते हैं, अनम्य संविधान, और इसको बोलते हैं हम नम्य संविधान। नम्य संविधान, नम्य या अनम्य का कॉन्सेप्ट जो है वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के हिसाब से होता है। अगर संविधान में संशोधन करना सरल है, अगर उस देश के संविधान में परिवर्तन करना बिल्कुल सरल है, तो वो नम्य संविधान, सरल संविधान। और वहीं अगर उस देश के संविधान में परिवर्तन करना काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, तो वह जटिल या अनम्य संविधान माना जाएगा। तो संघात्मक व्यवस्था में जटिल संविधान है, और एकात्मक व्यवस्था में सरल संविधान है आपका। क्लियर? एकात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड में चलती है, और ये अमेरिका में चलती है। क्लियर यहाँ से? चलिए आगे बात करते हैं। अब प्रश्न आपसे ये नहीं पूछ सकता, प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं विद्यमान है, या फिर सेकंड वो आपको संघात्मक और एकात्मक दोनों मिला करके विशेषताएं दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से अलग अलग कीजिए, संघात्मक कौन सी है और एकात्मक कौन सी है। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। चलिए आप और मैं मिलकर जो है वो ये चीज़ सोल्व करते हैं।
संघात्मक, हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था है, ये याद रखना। चलिए, क्या हमारे देश में लिखित संविधान है? हाँ जी है, बिल्कुल है। क्या हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या हमारे देश में केंद्र और राज्यों का संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और वर्तमान में 28 स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है। क्या हमारे देश में दोहरी नागरिकता है? नहीं है, हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी। हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, ये याद रखना है। एकल नागरिकता एकात्मक संविधान की देन है और हमारा संविधान संघात्मक है। फिर भी ये कॉन्सेप्ट लिया है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि कुछ विशेषताएं यहाँ की है हमारे देश में। क्या हमारे देश में संघीय न्यायपालिका है? तो हम कहेंगे साहब नहीं है, ये भी नहीं है। हमारे देश में कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है, ये चीज़ याद रखना। क्या हमारा संविधान जटिल है? जी नहीं। क्या हमारा संविधान कठोर है, सरल है? तो कहेंगे नहीं जी, हमारा संविधान तो दोनों का क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है। ये हमने पहले ही बात की थी, है ना। तो इस प्रकार से भी आपने चीज़ों को याद रखना। क्लियर यहाँ तक? चलिए हमने बात की हमारा संविधान कैसा है, संघात्मक संविधान है। आगे बात करते हैं, क्या हमारे संविधान के अंदर कहीं भी लिखा है कि हमारा संविधान संघात्मक है? अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है कि वहाँ का संविधान कैसा है? फेडरल है, संघात्मक है। क्या हमारे संविधान में ये शब्द है? उस पर बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना, कथन और कारण में ये प्रश्न बनते हैं, जरूर बनते हैं। हमारा संविधान कभी भी या कहीं भी संघ या फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं करता। फेडरल शब्द का प्रयोग हमारी संविधान में किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी भाग में है ही नहीं। फिर भी हमारा संविधान कैसा? संघात्मक। उस पर मैं बात करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना, हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 इसी संबंध में बात करता है। आर्टिकल 1 जो है वो ये कहता है भारत अर्थात इंडिया। ध्यान से सुनना, मैं इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा। एग्जैक्ट यही लैंग्वेज जो है वो लिखी हुई है। भारत जो है वो कैसा है? राज्यों का एक संघ है। पहला ही अनुच्छेद सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, दो तरीकों से। पहला ये कि हमारे देश के संवैधानिक रूप से नाम जो है वो यहाँ लिख रखे हैं, पहला भारत और दूसरा इंडिया। और दूसरा हमारे देश में शासन प्रणाली कैसी है उसके बारे में भी बता रखा है। राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। तो अब आप कहोगे साहब यहाँ तो संघ शब्द लिखा हुआ है, संघ यानी कि फेडरल, और आप कह रहे हो संघ शब्द कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो ध्यान से सुनना, हम जो है वो इसकी ऑफिशियल या एक्चुअल जो मूल संविधान की लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तब चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, तब आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। आर्टिकल 1 को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। ध्यान से सुनना, यहां समझने वाली ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल फैक्टर है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। यहां जिन शब्द का एक्चुअल में प्रयोग किया गया है वो है यूनियन ऑफ स्टेट। यहां फेडरल शब्द है ही नहीं। हमारे संविधान में जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो है यूनियन। क्लियर? अब इस यूनियन और फेडरल शब्द में बहुत अंतर है, ये भी आपने याद रखना है। देखो, फेडरल शब्द का मैंने आपको बताया था मतलब होता है समझौता, और फेडरल अगर किसी देश में फेडरल सिस्टम है तो इसका तात्पर्य सीधा और सरल शब्दों में ये है कि उस देश के राज्य जब चाहे तब उस देश से खुद को अलग कर सकते हैं। ये उन राज्यों के पास पावर होती है। अब सोचिए थोड़ा सा अपने आप को 1947 में लेके जाइए सब। 1947 में न केवल हमारा देश आज़ाद हुआ बल्कि 2 टुकड़ों में बंटा भी, और न जाने कितने मासूमों की जो है वो हत्या भी हुई थी उस समय।
अब ऐसी परिस्थिति में हमारे संविधान के विशेषज्ञ, संविधान बनाने वाले गुजर रहे थे। अब अगर वो वहाँ फेडरल शब्द का प्रयोग कर लेते तो सोचिए ये स्थिति कितनी घातक हो जाती। और आज हमारा देश जो है, जहाँ अलग अलग राज्यों की मांग उठ रही है कि अपने आप को अलग करना चाहिए, वो हमारा देश आज टुकड़ों में बंट चुका होता। तो संविधान विशेषज्ञ ने उस नज़रिए से खुद को देखा और फेडरल के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया। क्लियर, ये चीज़ याद रख लेना। अब दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अब हमारा संविधान न तो पूरी तरह से संघात्मक है और न ही पूरी तरह से एकात्मक है। अब ऐसी कंडीशन में एक संविधान विशेषज्ञ राजनीतिज्ञ हुए थे जिनका नाम था के.सी. वियर। के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को, ध्यान से सुनना, भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल या अर्ध संघीय कहा था। ये प्रश्न भी सीधा सीधा पूछा गया, अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल कहा था। ये प्रश्न भी आता है। और उसके अलावा ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद नाम दिया था। सहकारी संघवाद कहकर पुकारा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा दी। तो ये दो प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक चलिए। आज जो है वो हमने यहाँ संविधान की कुछ विशेषताओं पर बात की। अगली क्लास में हम बाकी जो विशेषताएं हैं उन पर भी बात करने वाले हैं। थैंक यू।